हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इस स्टोरी को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो स्टोरी है ये एक ओल्ड मैन और एक ब्रिज से रिलेटेड एक कहानी है। इन दोनों में क्या रिलेशन है हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लें। यह है हेमिंगवे की तस्वीर। Ernest Miller Hemingway was an American novelist, short story writer, and journalist whose simple and understated writing was a strong influence on 20th century fiction. हेमिंगवे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी थे, जिनकी सिंपल और अंडरस्टेटेड राइटिंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यानी स्ट्रॉन्ग पहचान रखती है 20th सेंचुरी फिक्शंस में। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरीज ओल्ड मैन एट द ब्रिज। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनमें से एक कहानी ये है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इज बेस्ड अपॉन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग एन ईस्टर संडे स्टॉप ओवर एट द इब्रो रिवर। बोलते ये जो कहानी है ये कहानी बेस्ड है किस पर? एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि एक ईस्टर संडे में हुई थी इब्रो रिवर के पास। While Hemingway was a war correspondent covering the Spanish Civil War, हेमिंगवे उस समय एक वार कॉरेस्पॉन्डेंट थे जो वार से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करते थे। कब की बात है? यह स्पेनिश सिविल वॉर की बात है। ये कब हुआ था स्पेनिश सिविल वॉर? 1938 में हुआ था ये। ओल्ड मैन एट द ब्रिज डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ नरेटिव आर्ट। ये जो कहानी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, पहचान दिलाता है किसका? एक नरेटिव आर्ट का। हेमिंगवे takes a small ordinary detail in a situation and through the art of storytelling transforms it into a powerful story about the tragedy of war. हेमिंगवे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डिनरी डिटेल्स को एक सिचुएशन में फिट किए हैं और स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश किए हैं कि ट्रेजेडी ऑफ वार, एक लड़ाई में कितना विनाश होता है। द ओल्ड मैन बिकेम्स ए सिंबल ऑफ द काउंटलेस सिविलियन विक्टिम्स ऑफ वार। यहाँ जो ओल्ड मैन है तो ये ओल्ड मैन कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ओल्ड मैन वो वैसे सारे सिविलियंस होते हैं, सिविलियन मतलब किसी देश के सिटीजन, वैसे सिविलियंस होते हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक वार की वजह से वो अपना घर, जमीन, बिजनेस, जान सब गवा देते हैं। इसलिए कहा गया वैसे लोग जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। डिस्प्लेस्ड, डिसओरिएंटेड and alone he is faced with the inevitability of death। inevitability का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। एक जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और अकेले हो जाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? मौत से किसी भी तरह बच नहीं सकते। तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि ये इब्रो कहाँ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है इब्रो रिवर और ये है वो ब्रिज। इस ब्रिज के सामने ये ओल्ड मैन यहाँ बैठा हुआ है। इधर से ये वार कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि हमारे स्टोरी के नरेटर, राइटर, ये इधर से आते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो एनिमी है जो कि फासिस्ट ग्रुप का, ये कितने दूर तक पहुंचा है। और जब ये यहाँ आते हैं तो यहाँ से जितने भी विलेजर्स हैं ये धीरे धीरे करके इधर से भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ देर में एनिमी का अटैक हो जाने वाला है और अटैक जब होगा तो सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो जब ये यहाँ से लौटते हैं तो देखते हैं ये बूढ़ा आदमी अब भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये स्टोरी इसी के बारे में है। आगे स्टोरी में पढ़ते हैं डिटेल्स। एन ओल्ड मैन विथ स्टील rimmed spectacles एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स sat by the side of the road। एक बूढ़ा आदमी स्टील रिम का चश्मा पहना हुआ है, बहुत सारे धूल भरे कपड़े हैं और एक रोड के किनारे बैठा हुआ है। देयर वॉज ए pontoon ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन वेर क्रॉसिंग इट। वहां पर एक pontoon ब्रिज किसको बोलते हैं? वैसे ब्रिज जो पानी के ऊपर में तैरता हो, ठीक पानी के ऊपर में वो ब्रिज हो। और इस ब्रिज के ऊपर से बहुत सारे गाड़ियां, ट्रक, मैन, वोमेन और बच्चे क्रॉस कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन ट्रक्स staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping pushing against the spokes of the wheel। एक म्यूल ड्रॉन ट्रैक था जो कि वहां पर फंस गया था। कहां पर? एक स्टीप बैंक में, ब्रिज के स्टीप बैंक में फंस गया था और पीछे से सोल्जर्स उसको धक्का दे रहे थे आगे बढ़ने के लिए। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल एंड द peasants plodded along in the ankle deep dust।
साथ ही साथ जो ट्रक थे वो भी ग्राउंड से आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसके पीछे पीछे जितने भी मजदूर थे वे धीरे धीरे धूल में अपने पैरों को रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे. बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर. लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो वहीं पर बैठा हुआ था बिना हिले डुले, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत थका हुआ हो आगे जाने से. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. यहाँ नरेटर बोलते हैं, यानी राइटर बोल रहे हैं कि ये मेरा काम था. बिजनेस का मतलब यहाँ पर मेरा काम था कि ब्रिज के उस पार जाकर देखें कि दुश्मन कितनी दूर तक हमारे यहाँ पहुंच चुका है. आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज. मैंने ये जाकर देखा और देखने के बाद वापस ब्रिज पे आया. देयर वेर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ and very few people on foot, but the old man was still there. बोलता मैं जब वापस आकर देखा तो वहां पर अब बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, कुछ ही लोग पैदल जा रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी वहां पर बैठा हुआ था. Where do you come from? I asked him. तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? From San Carlos, he said and smiled. और उन्होंने कहा कि मैं सैन कार्लोस से हूँ, और ये ऐसा बोलते हुए उन्होंने स्माइल किया. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. ये उनका नेटिव टाउन था. नेटिव टाउन मतलब जहाँ उनके फादर का बर्थ हुआ है, उनके दादाजी यानी कि उनके एंसिस्टर का वो जगह था जहाँ बहुत सालों से वो वहां रह रहे हैं. उस जगह का नाम लेते वक्त वे मुस्कुराए. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन. और उन्होंने बताया कि मैं अपने जानवरों का वहां पर, कहाँ पर, ये सैन कार्लोस में अपने जानवरों का देखभाल कर रहा था. Oh, I said, not quite understanding. वार कॉरेस्पॉन्डेंट थे, यानी जो हमारे स्टोरी का राइटर है. इन्होंने कहा ओ, क्योंकि इन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ओ कहा. यस, ही सेड, आई स्टेड, यू से, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस. बोलता हाँ, तुम्हें पता है मैं वहां पर था, मैं अपने जानवरों का देखभाल कर रहा था, और मैं ही आखिरी इंसान था जो सैन कार्लोस शहर को छोड़कर आया हो. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? तो बोलता उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था वो कोई शेफियर्ड या हर्ड्समैन, मतलब जो चरवाहा, जो जानवरों को पालते हैं. मैंने उनके कपड़ों को देखा जो कि बहुत धूल से भरे हुए थे, उनका चेहरा देखा और उनके चश्मे को देखा, और पूछा कि आपके पास कैसे जानवर हैं. What animals were they? कौन कौन से जानवर आपके पास हैं? Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. बोलता मेरे पास तो बहुत सारे जानवर थे. And shook his head. Shook his head का मतलब होता है यहाँ उनको यहाँ थोड़ा बुरा लगा अपने जानवरों के बारे में बात करते वक्त. I had to leave them. और मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा. I was watching the bridge and the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy. मैं अब भी उस ब्रिज की तरफ देख रहा था और उस एब्रो डेल्टा में अफ्रीकन लुकिंग कंट्री पर देख रहा था, और ये सोच रहा था कि और कितनी देर में एनिमी यहाँ तक आ जाएगा, मुझे दिखेगा. एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस दैट वुड सिग्नल दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट, एंड द ओल्ड मैन स्टिल सेट देयर. मैं ये भी सुनने की कोशिश कर रहा था कि एनिमीज का कोई गाड़ी, कोई टैंक, बंदूकों की आवाज ये तो नहीं आ रहा है. जैसे ये आ जाएगा मतलब वार स्टार्ट हो जाने वाला है. लेकिन ये बूढ़ा आदमी अब भी यहाँ पर बैठा हुआ था. व्हाट एनिमल वेर दे? आई आस्क्ड. मैंने उनसे पूछा आपके पास कौन कौन से जानवर हैं? देयर वेर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर. उन्होंने कहा मेरे पास 3 तरह के जानवर हैं. ही एक्सप्लेन, और फिर आगे डिटेल्स में कहा. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pair of pigeons. मेरे पास 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़े कबूतर है. And you had to leave them? I asked. और मैंने उनसे पूछा और आप उन सभी को छोड़कर आना पड़ा आपको? Yes, because of the artillery. आर्टिलरी का मतलब यहाँ हो गया फौज, सैनिक, आर्मी. सैनिकों की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा. The captain told me to go because of the artillery. जो वहां आर्मी का कैप्टन था उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में लड़ाई होने वाली है. एंड यू हैव नो फैमिली? और आपका परिवार में और कोई नहीं है? आई आस्क्ड, वाचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ट्स वेर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक. मैं
ब्रिज के एक किनारे को देखते हुए ये पूछा, आपका कोई परिवार में और कोई नहीं है? और मैं जब उस ब्रिज के किनारे की ओर देख रहा था तो वहां पर बस और कुछ ही गाड़ियां बची हुई थी जो कि बहुत तेजी से स्लोप ऑफ द बैंक को पार कर रही थी, यानी उस ढलान को पार कर रही थी। नो, ही सेड, ओनली द एनिमल्स, आई स्टेटेड। बोलता नहीं, मेरे परिवार में और कोई नहीं है, सिर्फ जो जानवर के बारे में मैंने तुम्हें बताया बस वही जानवर है। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑलराइट, ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स। उन्होंने कहा बिल्ली तो बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि वो अपना देखभाल कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे बाकी जानवरों के साथ क्या होने वाला है। यहाँ बूढ़ा आदमी ये बताना चाह रहा है कि उसे अपने पेट से, अपने जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था, और ये कैट को लुक आउट फॉर इटसेल्फ इसलिए कहा गया क्योंकि माना जाता है एक बिल्ली अपना देखभाल खुद कर सकती है, बिल्ली आसानी से नहीं मरती है। और जो पिजन्स है वो तो उड़ जाएंगे, बचा कौन? जो दो गोट्स है। वो गॉड्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब कहीं पर लड़ाई होगा तो वो गॉड्स कहीं भाग नहीं सकते हैं, और इस बूढ़ा आदमी को लग रहा है कि इस लड़ाई में वो जो बेचारे जानवर है, दो गॉड, वो मारे जाएंगे, इसीलिए उनको गॉड्स के लिए वरी कर रहे हैं। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू आस्क्ड? तो मैंने उनसे पूछा, आप किस पार्टी की तरफ से हो? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। उन्होंने कहा, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 ईयर्स का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। मैं 12 किलोमीटर चलकर आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आगे और जा सकता हूँ। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेर इट फोक्स फॉर टोटोसा। बोलता देखिए ये ठीक जगह नहीं है आपको रुकने के लिए, यहाँ पर कुछ ही देर में लड़ाई हो सकती है। अगर आप सकोगे तो आगे जो ट्रक्स है आप उस पर चढ़ जाओ, वो आपको टोटोसा जाने का रास्ता तक छोड़ सकता है। फोक का मतलब यहाँ होता है डिवाइड करना, मतलब एक रास्ता जो दो वे में डिवाइड करता है। तो बोलता है ये टोटोसा जाने का जगह है, इस जगह तक आपको रोक छोड़ देगा। आई विल वेट ए वाइल, ही सेड। बूढ़ा आदमी ने कहा मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, एंड देन आई विल गो, उसके बाद मैं जाऊंगा। वेट डू द ट्रक्स गो, ये ट्रक्स कहाँ जाने वाली है? टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम। मैंने उनसे बताया कि ये ट्रक्स बार्सिलोना की तरफ जाने वाली है। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड। बोलता लेकिन बार्सिलोना की तरफ तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, तो मैं उधर जाके क्या करूंगा? बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच, लेकिन शुक्रिया, मैं आपको फिर से शुक्रिया कर रहा हूँ। He looked at me very blankly and tiredly. वो बूढ़ा इंसान मेरी तरफ थके हाल से मेरी तरफ देखा, and then said, having to share his worry with someone. फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा क्योंकि वहां और कोई उसका वरी शेयर करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ ये राइटर थे। The cat will be all right. बिल्ली तो बिल्कुल ठीक रहेगी, I am sure, और ये मैं श्योर हूँ। There is no need to be inquired about the cat. बिल्ली के बारे में वरी करने का कोई फायदा नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा? नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स? तो ये राइटर से पूछते हैं बूढ़ा आदमी कि बाकी जानवरों का मेरा क्या होगा, तुम कुछ बता सकते हो? वाई, दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑलराइट। क्यों, वो लोग भी ठीक रहेंगे। यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लगता है? वाई नॉट, आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स। हाँ क्यों नहीं, और मेरा ध्यान अभी किधर था? राइटर का ध्यान उस नदी के किनारे उस ब्रिज की तरफ था। उनको डर लग रहा था कि कहीं आर्मी आ ना जाए। बट वट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। लेकिन फौजों के वहां बीच में वो रहकर क्या करेगा? फौज की वजह से हम इंसान को भगा दिया गया, तो वो जानवर वहां पर कैसे बच सकता है? डिड यू लीव द डॉग केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। तो राइटर ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, क्या तुमने कबूतरों का जो पिंजरा है उसे खुला छोड़ा है? यस, देन दे विल फ्लाई। तो फिर ठीक है, चिड़िया तो उड़ के चली जाएगी और बिल्ली अपना देखभाल खुद कर सकता है। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स, इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। और बूढ़ा इंसान बोला कि ठीक है, चिड़िया तो उड़ के चली जाएगी, लेकिन बाकी जानवर? तो बाकी जानवर में कौन बचा? सिर्फ बकरियां। तो जब इन्होंने देखा कि बकरियां बच नहीं सकती है, तो इन्होंने मन बना लिया, चलो अच्छा है कि इनके बारे में और सोचा नहीं जाए। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज। तो बोलता अगर आपका आराम हो गया हो तो मैं अब जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। बोलता गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। मैंने उनसे कहा, उस बूढ़े इंसान से कहा कि आप उठिए और जल्दी यहाँ से भागिए, एनिमी कभी भी यहाँ अटैक कर सकता है। थैंक यू, ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust. उन्होंने शुक्रिया कहा और उठने की कोशिश की, बट लड़खड़ा कर गिर गए। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड डली।
बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। बोलता मैं सिर्फ अपने जानवरों का देखभाल कर रहा था, मेरा देखभाल तो करा किया ही नहीं, इसीलिए शायद मैं आज चल नहीं पा रहा हूँ। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट इट। राइटर बोलते हैं कि उस बूढ़ा इंसान के लिए मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि बूढ़ा इंसान अब चल नहीं पा रहा था, वहीं थक कर बैठ गया। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फासिस्ट वेयर एडवांसिंग टुवर्ड द एप्रो। ईस्टर संडे था वो, और जो फासिस्ट यानी कि जो इनके दुश्मन थे वो एब्रो सिटी की तरफ, गांव की तरफ आ रहे थे। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विथ ए लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वेर नॉट अप। बोलता है ये ग्रे ओवरकास्ट मतलब बादलों से भरा हुआ दिन था, इसीलिए फासिस्ट का प्लेन आसमान में नहीं उड़ सकता, क्योंकि आसमान क्लियर रहेगा तभी प्लेन उड़ पाएगा। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ was all the good luck that old man would ever have। और इस बूढ़ा आदमी का गुड लक यही था कि बिल्ली अपना देखभाल कर सकता है, और इन बादलों की वजह से आज प्लेन ऊपर नहीं उड़ेंगे। आज प्लेन ऊपर नहीं उड़ेंगे मतलब ऊपर से बम वगैरह नहीं गिरेंगे, जिससे थोड़ी देर के लिए ये बूढ़ा आदमी बच सकता है। बस यही इसका गुड लक था। जैसे ही बादल छटेगा, आर्मी अटैक करेगा बंदूक से, टैंक से, प्लेन से, तो ये मारा जाएगा। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक वार कहीं पर होता है तो चाहे या ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, बिजनेस, अपना घर और जान गंवाते हैं, उनका डैमेज होता है, लॉस होता है। तो वार किसी भी कंट्री के लिए वार कोई सॉल्यूशन नहीं है। उससे अच्छा है कि हम लोग बैठ कर उसके बारे में सॉल्यूशन निकालें। थैंक यू।